हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। विकल्प ने पीछे देखा तो वैशाली को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विप्लव भी आगे आया और विकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया। कौन? विप्लव भी इस दिशा में देख रहा था। वहां से घर के अंदर चली आ रही वैशाली को देख वो भी बर्फ की तरह जम गया। अमृत उन दोनों के रिएक्शन से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। वो जानता था कि ये तो होने नहीं वाला है। उसने बस घबराहट के मारे अपनी आंखें मूंद ली। वैशाली चलते हुए अंदर आई और अमृत के बराबर आकर खड़ी हो गई। रचना, निर्जला, पीताम्बर और राजेंद्र वैशाली को यहाँ देखकर चौंक गए। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वैशाली दुल्हन के जोड़े में थी। आखिरकार रचना ने हिम्मत करके अमृत से पूछा, अमृत, ये लड़की। अमृत कुछ कहता उससे पहले ही वैशाली ने आगे हाथ जोड़ लिया और मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे हम आपको बताते हैं, हमारा नाम वैशाली मिश्रा है, हम इनकी बीवी हैं। हमारी अभी अभी शादी हुई है बनारस में। वैशाली की बात सुन सबसे बड़ा सदमा रचना को लगा था। उसने एक कदम पीछे ले लिया। क्या तुम अमृत की बीवी? निर्जला, राजेंद्र और पीताम्बर का भी यही हाल था। वो लोग वैशाली को देखकर कुछ ज्यादा ही सदमे में थे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि अमृत अपने साथ अपनी बीवी को लेकर आएगा। राजेंद्र ने थोड़े गुस्से में अमृत से पूछा, अमृत, ये क्या बेहुदा मजाक है? ये लड़की तुम्हारी बीवी है, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली। क्या ये कोई मजाक है? और अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है। निर्जला भी काफी शौक में थी। उसने भी अमृत से पूछा, हाँ अमृत बेटा, बताओ हमें सच क्या है? ये लड़की शादी के जोरे में तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम घूमने जा रहे हो। फिर ये सब? वैशाली ने फिर से अमृत को बोलने का मौका नहीं दिया और खुद ही आगे आकर बोल पड़ी, हम जानते हैं आप सबके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसे हो जाएगी, लेकिन क्या करें, अब भगवान को यही मंजूर था। इतना कहते कहते वैशाली घर के अंदर दाखिल होने वाली थी, लेकिन रचना ने उसका रास्ता रोक लिया। ओ लड़की, खुद को समझती क्या हो? अभी तक अमृत ने अपने मुंह से नहीं कहा कि तुम उसकी बीवी हो, और ये घर के अंदर कहाँ चली आ रही हो तुम? ये तो वही बात हो गई, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। रचना के बोलने का तरीका वैशाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने भी उसी तेवर में जवाब दिया, ओ हेलो आंटी जी, हम कोई मुंडे की तरह आपके घर में घुस नहीं रहे हैं। ये हमको ब्याह कहला है, अब हम इस घर के बहू हैं। बहू समझती है ना? रचना अमृत के पास गई और बोली, अमृत सच बोल रही है, अभी के अभी बताओ क्या ये बात है? अमृत ने जवाब में सर हिला दिया और धीमी आवाज में बोला, जी चाची जी, ये लड़की मेरी बीबी है। रचना इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। उसने कहा, बीबी है मतलब कोई नाटक में तुम्हारी बीबी का रोल कर रही थी क्या, जो तुम सच में इसे बीबी समझ के घर उठा लें? तुम्हें सारंग परिवार के स्टेटस की कोई चिंता है या नहीं? इस घर के लड़कों को हो क्या गया है? किसी भी लड़की को उठाकर इस घर की बहू बना देते। वैशाली फिर से बीच में बोली, किसी भी लड़की को उठाकर बहू बना देते हैं का क्या मतलब है? क्या आपके घर के लड़कों से शादी करने के लिए कोई खास एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है क्या? वैशाली का बदतमीजी भरा जवाब सुन रचना ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ए लड़की, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तू अपना मुंह बंद रखो और मुझसे तो दूर ही रहो। मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे इस तरह बात करे। वैशाली ने अपनी उंगली से रचना की उंगली नीचे करते हुए कहा, वो क्या है ना आंटी जी, हमको भी पसंद नहीं है कि कोई हमसे इस तरह से बात करे। आप भी थोड़ा तमीज सीख लीजिए। रचना वैशाली को कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से एक रौबदार आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के बड़ों से इस तरह बात करने की? बदतमीज लड़की, तुम्हें इस घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी? सब ने पीछे मुड़कर देखा, जहां एंट्रेंस पर महक, मृत्युंजय और शोभित खड़े हुए थे। मृत्युंजय को देखते ही राजीव ने वैशाली के कानों में कहा, लो, जिससे मिलने की कब से आस लगाकर बैठी थी ना, वो ये है, तुम्हारे जेठ मृत्युंजय सारंग। वैशाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो ये है वो, क्या कहा था तुमने? वो डायनामाइट, देखते हैं क्या चीज है ये। वैशाली मृत्युंजय की तरफ बढ़ी और बहुत ही बेखौफ होकर बोली, तो आप है मृत्युंजय सारंग, बहुत सुना था आपके बारे में।
रास्ते भर बस आपकी ही बात हो रही थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई तो है यहाँ पर हमारी टक्कर का। जेठ जी। वैशाली के जेठ पुकारने पर मृत्युंजय इरिटेट हो गया। बेकार में मुझे रिश्ते बनाना बंद करो तुम और इस घर की बहू। नो नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। वैशाली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, और हो क्या नहीं सकता, हो चुका है, ये देखिए। वैशाली ने अपने फ़ोन पर एक वीडियो चला दी जिसमें अमृत और वैशाली की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। मृत्युंजय ने एक नज़र घूरकर अमृत को देखा, जिस पर अमृत घबरा गया और तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ और मेरी शादी भी जबरदस्ती कराई गई है। मैं शादी को नहीं मानता। अमृत की बात सुन वैशाली ने गुस्से में कहा, नहीं मानते का क्या मतलब? हम क्या कोई खिलौना है कि जब मन कर लिया खेल लिया, जब मन कर दिया छोड़ दिया? और वैसे भी शादी तो ज़बरदस्ती हमारी भी हुई है, लेकिन हम भी निभा रहे हैं। हमने तो तुमसे सिर्फ मदद मांग रही थी। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मृत्युंजय इस तमाशा से इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाया, शट अप, जस्ट शट अप। अमृत ने कहा ना, तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता तो बेहतर यही होगा कि तुम डिवोर्स लो, पैसे लो और यहाँ से चलती बनो। अब तो महक, जो चुपचाप पीछे खड़ी सब सुन रहे थे, उसने अचानक मृत्युंजय से कहा, आपके लिए शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या, जो जब चाहे कर दे, जब चाहे तोड़ दे? महक के बाद मृत्युंजय ने कहा, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। महक, इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। महक ने भी आगे आकर कहा, लेना वैसे नहीं है। वैशाली अब इस घर की बहू है और मैं भी इस घर की बड़ी बहू। और आखिर अमृत भैया और वैशाली की शादी में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ यही ना कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है। तो शादी तो हमारी भी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन फिर भी हमारी शादी चल रही है ना, तो क्या उनकी शादी की एक मौका नहीं मिल सकता? मृत्युंजय ने गुस्से में महक से कहा, तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। हमारा मैटर अलग है और ये अलग। महक ने फिर कहा, अलग कुछ नहीं है, बात वही है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपकी नज़रों में अमृत भैया और वैशाली की शादी गलत है तो हमारी शादी भी गलत है। अगर वैशाली के लिए इस घर में कोई जगह नहीं तो मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊँ। अमृत के साथ साथ घर का कोई भी सदस्य वैशाली के बर्ताव की वजह से उसे अपनाने को तैयार नहीं था, लेकिन महक वैशाली के साथ खड़ी थी। उसने कह दिया था कि अगर वैशाली के लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी तो वो भी सारंग विला छोड़कर चली जाएगी। महक का ये बोल्ड डिसीजन सुन मृत्युंजय गुस्से से भर गया। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़कर जाओगे? तुम इसे जानती ही कितना हो, जो इसके लिए हमारे रिश्ते को ताक पर लगा कर जाना चाहती हो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये लड़की इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती और ये फाइनल है। महक भी अपनी बात पर अड़ी रही। ठीक है, अगर वो इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे भी उसके साथ यहाँ से जाना होगा और मेरा फैसला फाइनल है। मृत्युंजय गुस्से में महक पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अमृत उन दोनों के बीच आ गया। भाई भाभी प्लीज़, तुम दोनों मेरे वजह से लड़ना बंद करो। मृत्युंजय, तुम तो शांत हो जाओ। निर्जला ने भी उसे समझाया। हाँ बेटा, महक सही कह रही है। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, तो फिर वैशाली को क्यों नहीं? हमें उसे भी एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे कर सब वैशाली को एक मौका देने के लिए तैयार होगा। आखिरकार मृत्युंजय भी इरिटेट होकर बोला, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस लड़की को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने में इस लड़की को खुद को बदलना होगा। इसे हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे। हम अपना हुलिया और अपनी भाषा सुधारनी होगी। अगर वो ये सब करने में कामयाब हो जाती है तभी और सिर्फ तभी वो इस घर का हिस्सा बन पाएगी। मृत्युंजय की बात सुन वैशाली ने तन कर कहा, अच्छा, हमारी भाषा को क्या हुआ है? हम चाइनीज में बोलते हैं का? मृत्युंजय वैशाली की बातों पर घूरकर महक को देखने लगा। महक तुरंत वैशाली के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। उन दोनों को घूरकर मृत्युंजय स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही निर्जला जी ने खुशी से कहा, तुम यहीं रुको वैशाली बेटा, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। जब तक निर्जला पूजा की थाल लेने किचन में गई, महक ने अमृत को समझाया, विकल्प भैया ने कहा था कि आप अपने भाई से अलग हैं। मैं आशा करूंगी कि आप वैशाली के साथ निभाएंगे और उसे इस घर के तौर तरीके
सीखने में मदद करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। अमृत ने हाँ में सर हिला दिया। अब तक निर्जला पूजा की थाल लेकर वहां आ चुकी थी। पीछे पीछे एक आलता की थाल लेकर वहां पहुंच चुकी थी। निर्जला ने पूरी रीति रिवाज से वैशाली का घर में गृह प्रवेश करवाया। रस्में पूरी होने के बाद राजीव स्टडी रूम में मृत्युंजय के पास चला गया और वैशाली महक के साथ उसके कमरे में चली। अमृत अपने भाइयों के साथ अपने कमरे में बैठा बातें कर रहा था। मृत्युंजय स्टडी रूम में बैठा हुआ पिछले कुछ दिनों की ऑफिस फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। जैसे ही मृत्युंजय ने फोन उठाया, सामने से किसने कहा, वेलकम बैक टू मुंबई मृत्युंजय सारंग। वैसे तुम्हें जानकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जेल से बाहर निकल चुका। बहुत कोशिश की तुमने मुझे जेल की सलाखों के पीछे रखने की, लेकिन आखिरकार अपने पावर के दम पर मैं बाहर आ ही गया। और अब देखो मैं तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का और तुम्हारी प्यारी बेबी का क्या हाल करता। मृत्युंजय उस इंसान की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि मुस्कुराकर जवाब में बोला, तुम और कुछ कर भी नहीं सकते विद्युत सोनवानी। तुम इसी तरह चुपचाप घर कर दूसरे नंबर से मुझे कॉल कर सकते हो, खोखली धमकियां दे सकते हो। मेरे सामने आने की हिम्मत अभी भी तुम्हारे अंदर नहीं है। मृत्युंजय की बात से विद्युत गुस्सा हो गया। ये वक्त ही बताएगा मृत्युंजय किस में कितना है दम। राजीव जब अंदर आया तब उसने मृत्युंजय की बातें सुन ली। विद्युत ने फोन काट दिया। मृत्युंजय ने भी अपना टेबल पर रख दिया। राजीव ने अंदर आते घबराते हुए पूछा, क्या यह सच में विद्युत सोनवानी था? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए बचकर रहना चाहिए। मृत्युंजय इस वक्त वो गुस्से में बौखलाया हुआ है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मृत्युंजय ने गुस्से में राजीव से कहा, तो तुम क्या चाहते हो कि उसके डर से मैं घर पर बैठा रहूं, छुपा रहूं? तुम जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। राजीव ने उसे समझाया, मैं जानता हूं तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारे साथ कोई और जुड़ा हुआ है जिससे तुम्हारे होने ना होने से फर्क पड़ता है। कम से कम उसी के लिए संभल जाओ। अगर तुमसे बदला लेने के लिए विद्युत ने महक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो महक के फिक्र पर। मृत्युंजय गुस्से में लाल हो गया। महक को कुछ नहीं होगा। महक के सामने अभी मैं खड़ा हूँ। वो मेरी बीबी है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें इस मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसके अलावा तुम्हें कुछ और काम दिया था, वो हो गया। राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ वो हो गया। मिताली जेल में है और मुझे नहीं लगता कि कुछ वक्त तक बाहर निकलने वाली। लेकिन मीरा का पता लगाने की कोशिश की, पर हमेशा की तरह कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मीरा कभी इस दुनिया का हिस्सा थी ही नहीं। मीरा के जिक्र पर मृत्युंजय फिर उदास हो गया। कुछ देर बाद उसने राजीव से कहा, मिताली के अपार्टमेंट से वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जो इलीगल है। कई सालों तक वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। राजीव ने हाँ में सर हिलाया और मृत्युंजय वहाँ से निकल गया। मृत्युंजय वहां से अमृत के कमरे की तरफ आ गया, जहां पर शोभित, विकल्प, विप्लव और अमृत साथ में बैठे बातें कर रहे थे। राजीव मृत्युंजय के साथ वहां पहुंच गया। शोभित परेशान अमृत को समझा रहा था, चिंता मत करो अमृत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरवाजे पर खड़े मृत्युंजय ने भी कहा, शोभित सही कह रहा है, वैसे भी इस मामले को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर 6 महीने में वो लड़की नहीं सुधरी तो वैसे भी उस घर से बाहर होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। मृत्युंजय की बात सुन अमृत तुरंत बोल पड़ा, तुम और मैं अलग हैं। मृत्युंजय वैशाली चाहे जैसे भी हो उसके साथ कभी वैसा बर्ताव नहीं कर सकता जैसा तुमने महक के साथ किया। तुम क्या चाहते हो कि जैसे तुमने महक के साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती अपने साथ रखा, डराया, धमकाया, वैसे मैं भी वैशाली के साथ यही करूं? मृत्युंजय तुरंत बोला, ये सब पुरानी बातें हैं और मैंने महक को नहीं डराया, ना ही धमकाया, ना ही उसे हट करने की कोशिश की। यह सुन अमृत बोल पड़ा, अच्छा तो जो नीचे हो रहा था वो प्यार हो रहा था? तुमने सबके सामने महक पर इस तरह गुस्सा किया। मृत्युंजय को अपनी गलती रियलाइज हो रही थी, लेकिन वो किसी के भी सामने इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तुम जानते हो मैं कैसा हूँ अमृत, अभी तुमने ही कहा था ना हम दोनों अलग हैं, लेकिन मैं महक के सामने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर। माहौल को शांत करने के लिए विप्लव बोल पड़ा,
वैसे बीबी आप अपने लिए एकदम फर्स्ट क्लास चुन के लाए हो अमृत भाई। वो उनकी लैंग्वेज में कहे तो एकदम रापचिक। विप्लव की बातों पर मृत्युंजय उसे घूरने लगा। तभी विकल्प ने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, सबसे अलग है वो, भले ही थोड़ी मुंहफट है लेकिन दिल की साफ लगती है। मुझे पूरा भरोसा है अमृत, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम दोनों का रिश्ता सुधर सकता है। इस पर शोभित बोला, बिल्कुल वैसे जैसे महक और मृत्युंजय का रिश्ता सुधर रहा है। ये सुन सब हंसने लगे। मृत्युंजय सबको अपनी आग उगलती नजरों से घूरते हुए बोला, ये बात पर मुझे और महक को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ऐसे में राजीव भी उन सबके साथ मिल गया और बोला, अरे बीच में क्यों नहीं लेंगे, तुम बताओ भाई लोग, कभी सोचा था कि हमारे इस एग्री यंग मैन मृत्युंजय पर भी कोई इस तरह अपना हुक्म चला सकता है? देखा नहीं महक के जाने की बात पर भाई साहब का गुस्सा कैसे आसमान छू रहा था। इस पर शोभित बोला, हाँ मैं तो इसका जीता जागता सबूत हूँ। दोनों को देखा है मैंने मनाली में, लगता है हमारे भाई मृत्युंजय को प्यार हो गया। एक तरफ सब मिलकर मृत्युंजय को छेड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वैशाली महक के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। महक उसे घर के सदस्यों के बारे में और घर के तौर तरीके बारे में समझ रही थी, वहीं वैशाली सिसकियां ले रही थी। मृत्युंजय सबके इस तरह छेड़ने पर गुस्सा हो रहा था। ये देख राजीव ने कहा, अरे बस बस ज़्यादा मत छेड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आज का डिनर में हमें ही समझ ले। खैर मैं तो आज यहाँ से डिनर करके जाऊँगा। कितने दिन हो गए महक भाभी के हाथों का लजीज खाना नहीं मिला। वैसे अमृत तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, वो खाना बहुत अच्छा बना। ये सुन मृत्युंजय बोल पड़ा, हाँ लेकिन आज वो खाना नहीं बना पाएगी, उसके हाथों में चोट लगी। विकल्प तुरंत परेशान हो गया, चोट लगी है, क्यों, क्या हुआ उन्हें? मृत्युंजय ने आसाम में जो कुछ भी है उस साथ उन लोगों की बता दिया। ये सुन विकल्प बोल पड़ा, वीर चुड़ैल अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। पता नहीं उसने स्कूल में कभी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का शब्द सुना भी है या नहीं, और ये सब कम या जो उससे महक भाभी को हट कर दिया। वैसे भाभी कैसी है? मृत्युंजय ने जवाब में कहा, वो पहले से बेहतर है और जल्दी ठीक भी हो जाएगी। मृत्युंजय की बात सुन अमृत अलग ही सोच में डूब गया था। मृत्युंजय ने घड़ी की तरफ देखा और वहां से अपने कमरे में चला गया। विप्लव भी उसके साथ साथ उसके कमरे में आ रहा था। कमरे में वैशाली पेट भर के अमृत की बुराई कर रही थी। आपको पता है इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो सबसे अच्छी, वरना अमृत तो उस बंदर ने अच्छी खासी बैंड बजा कर रख दी थी, पूरे रास्ते में बहुत परेशान कर दिया था। इस पर महक मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा नहीं कहते वैशाली, वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। वैशाली तुरंत बोल पड़ी, नहीं नहीं हमको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ खाना खाने का बहुत अच्छे से आता है, कहो तो वो कर सकते हैं। महक उसकी बातों पर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दरवाजे पर खड़ा मृत्युंजय यह सब सुनकर वैशाली को गिद्ध की नज़रों से घूरने लगा। यहाँ दूसरी तरफ अमृत को परेशान देख राजीव ने पूछा, क्या हुआ, अचानक तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अमृत ने जवाब में कहा, तुमने सुना ना मृत्युंजय ने क्या कहा? असम में क्या हुआ है? सोचो जब इन सब के बारे में, मेरा मतलब मेरी शादी के बारे में खुशहाली को पता चलेगा तो क्या होगा? मैं कोई नया सीन नहीं चाहता यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।